ठीक है सर, एक मेरा सेकंड पॉइंट था जिसको मैंने समझना था चाइना को लेकर, क्योंकि कल ऐसी खबरें आई कि चाइना की 13 से 14 प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर रही हैं। मुझे उस संदर्भ में टेंशन होगी जब मैं देखता हूं कि प्राइवेट आर्मी वैगनर भी है रूस के पास, क्या उस कंसेप्ट पे चाइना काम करने वाला है? फिर अगर मैं मलेशिया की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि ईरान जो है वो हुती को, हमास को, हिजबुल्लाह को यूज कर रहा है। अगर भारत के पड़ोस में भी ये कंसेप्ट आ रहा है तो कितना चिंताजनक है सर, और क्या इसका मकसद हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो राजेश, ये थोड़ा सा अलग है मेरे हिसाब से। हुआ क्या है कि जो चाइना के अंदर 70 तक जब ये कम्युनिस्ट आर्मी ज्यादा थी और जब तक इनका इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही थी, तो इस प्रकार की मिलिशिया थी जो कि काम करती थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को अवेलेबल थी, मैन पावर थी। अब हुआ क्या है, चाइना की जो इंटरनल सिचुएशन और एक्सटर्नल सिचुएशन ठीक नहीं। इंटरनल सिचुएशन में क्या है कि वहां पर इन्फ्लेशन बहुत हाई है, जॉब्स है नहीं, और जो सप्लाई चेन डीकपल होगी, इसका मतलब जो कंपनियां वहां काम कर रही थी वो वहां से शिफ्ट कर गई हैं, स्पेशली कोविड-19 के बाद वो इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत जैसे में आ गई। तो एक प्रकार से इंटरनल डिसऑर्डर होने का बहुत ज्यादा डर है। ये लगता है कि लोग खुश नहीं है इकोनॉमिक कंडीशन से चीन की से। और चीन में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई हुई थी जो बाकी वर्ल्ड की, उनको लगता है कि यहाँ फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर डोमेस्टिक अनरेस्ट हो सकता है। पहले चीन में क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ लेबर चीप था और बिजली पानी मिलता था, तो इसलिए कंपनियां लगाते थे। अब वो सिचुएशन हो नहीं रही, अब कंपनियां वहां छोड़ छोड़ के जा रही हैं। तो एक तो ये है कि प्रॉब्लम उनकी इंटरनल डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। दूसरा, ऐसा भी है कि कल चीन जो है ताइवान पे हमला कर सकता है, उसको मैन पावर चाहिए, इंडिया पे हमला कर सकता है। ये जो आप बता रहे हैं कि ये जिस प्रकार से मलेशिया रेज कर रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है? देखो, ये आपको मैं बड़े बताऊं, इसमें मेंशन भी किया है नेशनल गार्ड यूएस का। अगर नेशनल गार्ड यूएस का क्या है, ब्रिटिश टीए क्या है और भारत की टीए क्या है, मैं इनके साथ आपको कंपैरिजन करूंगा, फिर आपको समझ आएगा ये हो क्या रहा है। कि जो अमेरिका के अंदर फौज में 30% जो आदमी लड़ते हैं वो नेशनल गार्ड के लड़ते, वो नेशनल गार्ड है क्या? या ब्रिटिश में ब्रिटिश टीए लड़ती है, जिससे हमारी टीए भी बनी थी उसी को देख के। वो क्या है कि उनके पास इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी वो नहीं रख सकते, क्योंकि पे करना पड़ेगा बहुत है। वो करते हैं, मान लो 80% स्टैंडिंग आर्मी या 70% स्टैंडिंग आर्मी और 30% जो है उनकी नेशनल गार्ड है। वो क्या करती है कि वो लोग अपने जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई बिजनेसमैन है, मगर वो 2 महीने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और फिर अपने चले जाते हैं। जब लड़ाई होती है तो उनका इस्तेमाल अमेरिका करता है। इसीलिए नेशनल गार्ड माना गया वर्ल्ड के अंदर। जब वियतनाम की लड़ाई हुई थी या अभी भी अमेरिका अफगानिस्तान में भी लड़ रहा था, तो नेशनल गार्ड 30% के करीब है। इसी प्रकार ब्रिटिश टीए भी उसी लाइन पे है। और इसी लाइन पे भारत की जो टेरिटोरियल आर्मी, जिसको मैंने 2.5 साल कमांड किया है 2012 से 2014, उसका भी प्रिंसिपल यही है। उसका प्रिंसिपल ये है, रिजर्विस्ट हैं ये, वो कौन लोग हैं जो कि सूटेबली एम्प्लॉयड है, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड या सूटेबली एम्प्लॉयड हैं, और वो केस ऑफ वॉर एंड इमरजेंसी दे कैन बी कॉल्ड। इसका मतलब कि वो 2 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बाकी वो हो सकता है बैंक में हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट में हो, या वो आईएएस ऑफिसर हो, या वो मिनिस्टर हो, जैसे सचिन पायलट है, अनुराग ठाकुर है, ये टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर हैं। इनको जब भी हमें इमरजेंसी और वार के अंदर बुला सकते हैं। मगर ये अलग बात है कि हमारे 25 साल से हमारी सिचुएशन काफी वार टाइप की है जेएनके और नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए इनको हमने ऑलमोस्ट 24/7 बुलाया है। अब जो चीन की बात हो रही है, चीन को लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है उनको मैन पावर की जरूरत पड़े। एक तो इंटरनल डिसऑर्डर को रोकने के लिए, एक जैसे कोविड-19 हुआ था सिचुएशन, उसमें रोकने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो आर्मी को लगना पड़ता है। वो चाहते हैं कि ये मलेशिया हो तो हाँ,
फौज को काम, पीएलए को काम नहीं करना पड़ेगा, ये मलेशिया का इस्तेमाल करेंगे और ये मलेशिया आपके पास अवेलेबल है। और ये लड़ाई हुई तो इसका इस्तेमाल हम लड़ाई के दौरान करेंगे, क्योंकि उनको लगता है आने वाले टाइम में हो सकता है ताइवान की तरफ कुछ चीन सोच रहा, हो सकता है भारत की तरफ मुठभेड़ हो, तो वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल मैन पावर हो जाती है उसके पास, और उसको इतना प्रेशर नहीं, क्योंकि 2 महीने के अलावा एक दो पॉइंट और समझना चाहता हूं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिस प्रकार से बीआरआई और सीपैक का काम चल रहा है और उसके ऊपर चीन को लग रहा है कि खतरा पॉसिबल है, तो क्या उस लिहाज से मान के चले कि चीन वहां पर भी डिप्लॉय कर सकता है, या ये कंसेप्ट पॉसिबल है सर? क्योंकि पुलिस स्टेशन तो दुनिया भर में बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जब वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, इसको एम्बॉडिड करेगा, तो ये इनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। ये आर्मी एक्ट जैसे, मतलब मैं भारत की तरफ से बता रहा हूं जिस प्रकार से, क्योंकि मैं थोड़ा भारत के लिए और बताऊंगा तो लोगों को समझ आए है क्या, तो इस प्रकार से वो बिल्कुल कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। और उसको लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो मलेशिया रेज कर रहे हैं प्राइवेट आर्मी, इसका इस्तेमाल वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी अपनी चाइनीज की प्रोटेक्शन के लिए भी पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकता है। वो लड़ाई के दौरान भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो ताइवान की तरफ हो या भारत की तरफ हो, क्योंकि कॉन्स्पिरेशन आर्मी का जो फॉर्मेट तो अभी भी चीन में है, मगर ये रिजर्विस्ट का रूप होंगी, और ये वो होंगे जो लोगों को जॉब मिली हुई है, काम कर रहे हैं। तो ये इसी प्रकार भारत के अंदर भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हमारी बहुत पावरफुल टेरिटोरियल आर्मी है, जो कि रेगुलर आर्मी की तरह ही ट्रेनिंग करती है, और वो अवेलेबल है रेगुलर आर्मी को जब भी लड़ाई होगी। इसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंटल टीए भी है, हमारे पास रेलवे के में है, हमारे पास ऑयल सेक्टर है। इसका मतलब क्या बोले कोई सब, रेलवे टीए का मतलब क्या हुआ? रेलवे टीए का मतलब ये हुआ जो लोग रेलवे में हैं उनको टेरिटोरियल आर्मी में ले लिया जाता है, उनको 1 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं हर साल, और वो अपना काम कर रहे हैं। कोई स्टेशन मास्टर है, कोई डीजीएम है, कोई डीआरएम है, और वो जब भी लड़ाई होगी या इमरजेंसी होगी तो वो ट्रेन चलाएंगे। कल को लड़ाई हो जाती है, दूसरे लोग भाग सकते हैं, ये अंडर आर्मी एक्ट है, ये भाग नहीं सकते। 1974 के बाद भारत में कभी भी स्ट्राइक नहीं हुई है रेलवे में, और ना हो सकती है, क्योंकि हमारे पास 10 से 12 जो रेलवे टीए की यूनिट हैं वो अंडर आर्मी एक्ट हैं, और वो कोई और नहीं, वो रेलवे के लोग हैं। इनके जो कमांडिंग ऑफिसर वगैरह हैं वो रेगुलर आर्मी के होते हैं, वो इंजीनियर्स के हैं। तो ये रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट है। इसी प्रकार ऑयल सेक्टर टीए है। व्हाट इज ऑयल सेक्टर टीए? ओएनजीसी, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल और बीपीसीएल। इसका मतलब इन्हीं के लोग की हमने 2 यूनिटें हैं वहां, जब भी कभी कोई इमरजेंसी होगी तो हम इनको इम्पोर्टेड करेंगे। फॉर जैसे कि 2013 के अंदर हुआ था इमरजेंसी, जबकि एक प्लांट पे स्ट्राइक कर दी थी, जो कि इमरजेंसी स्ट्राइक थी, और वो प्लांट जो है बंद हो गया, और उसके बाद हजारा गैस प्लांट गुजरात में, और ये 75% हमारी एलपीजी बढ़ाता है जो कि देश की। उसके बाद ये बंद हो गया था, तो फिर क्या हुआ, हमने इमीडिएटली रातों रात जो ऑयल मिनिस्ट्री ने डिफेंस मिनिस्टर को बोला, डिफेंस मिनिस्टर ने विदिन 24 आवर्स हमें ऑर्डर दिया कि भाई ये जो आपके ऑयल सेक्टर टीए है ऐसे ऐसे हो गया, इम्पोर्टेड करनी। हमने वडोदरा वाली जो ऑयल सेक्टर टीए उसको इम्पोर्टेड किया। इनके ऑर्डर हैं वो कहीं भी पोस्टेड हो, विदिन 24 आवर्स बाई एयर वो वडोदरा पहुंच जाएंगे, वही ऑयल सेक्टर के ही बंदे। और हमारे को विदिन 48 आवर्स हमने जो हजीरा ग्लास प्लांट ले लिया, और विदिन 48 आवर्स वो 100% नहीं 127% की एफिशिएंसी से उसने काम किया, और स्ट्राइक टूट गई। तो कहने का मतलब ऑयल सेक्टर भी है, इसके बाद हमारा रेलवे भी है, और हमारे पास यही नहीं, हमारे पास एक प्रकार से मेडिकल भी थी जो अभी डिसबैंड की हैं। इसके बाद हमने लाइन ऑफ कंट्रोल की जो फेंस है उसके लिए भी टेरिटोरियल आर्मी रेज कर रखी है। ह्यूमन अर्थ है जो कि लोकल लोगों को हमने एम्प्लॉय किया है, वो जम्मू एंड कश्मीर में 10 यूनिट हैं, उसमें से एक इक्वान भी है जो पुराने पहले टेररिस्ट थे जो कि रिसाइकल होके अब वो आए। तो ये सभी देश करते हैं।
तो ये कोई नई वो नहीं है, मगर इसको कितनी लेंगे, कहाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से बस